वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। यह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बाई ज्ञान सर द्वारा संचालित एक फ्री इनिशिएटिव है। इस चैनल के माध्यम से आप किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम, वनडे एग्जाम की कंप्लीट तैयारी बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। तो इतिहास की इस क्लास को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे अंग्रेज का तात्पर्य ब्रिटिश, कि ब्रिटिश भारत में किस प्रकार से आए थे। अब ब्रिटिश की रणनीति क्या रही थी कि वो जितने भी यूरोपीय कंपनियां आई थी या फिर जो सभी यूरोपीय कंपनियां थी उन सब में सबसे ज्यादा सफल ब्रिटिश हुए थे, है ना। देखो ये सबसे ज्यादा सफल है, मतलब इनकी रणनीति सच में कुछ ना कुछ अलग रही होगी। तो चीजों को हम लोग एकदम जीरो लेवल से शुरू करते। देखिए ब्रिटिश कंपनी जो भारत में आई थी सन 1600 में आई थी। तो थोड़ा सा 1600 के परिदृश्य को समझते कि क्या क्या चीज चल रहा है। देखिए 1600 के परिदृश्य की अगर बात करेंगे तो जो भारत में केंद्रीय सत्ता है, मतलब जो भारत का राजा है या भारत का जो शासक है, तो 1600 में केंद्रीय सत्ता पूरी तरीके से अकबर के हाथ में, मुगल बादशाह अकबर का शासन चल रहा है। वहीं पर अगर व्यापारिक सत्ता की बात करेंगे कि व्यापार पर किसका नियंत्रण है, तो व्यापारिक सत्ता में आपने पीछे देखा था कि जो पुर्तगाली थे उनका व्यापार पर पूरी तरीके से वर्चस्व स्थापित था। आपने ब्लू वाटर पॉलिसी, है ना, कारतस व्यवस्था, फितोरिया व्यवस्था, ये आपने पीछे सुना होगा। तो देखिए 1600 में भारत में क्या स्थिति, केंद्रीय सत्ता अकबर के हाथ में और व्यापारिक सत्ता है किसके हाथ में, ये पुर्तगालियों के हाथ में है। इतनी चीजें स्पष्ट हो चुकी है आपको। अब इसके बाद समझिएगा ब्रिटेन में क्या परिदृश्य चल रहा है। अगर ब्रिटेन की बात करेंगे तो ब्रिटेन में महारानी एलिजाबेथ वहां की शासिका होती है, महारानी एलिजाबेथ प्रथम, है ना, महारानी एलिजाबेथ प्रथम वहां की शासिका होती हैं। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ चुकी कि 1600 में क्या हो रहा है। अब देखिए 1600 में क्या होता है कि महारानी एलिजाबेथ एक कंपनी का गठन करती हैं जिसका नाम यहाँ पे दिया है, देखिए गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, है ना। इस कंपनी का गठन होता है। ये गठन किया जाता है 1599 ईस्वी में और इसको मिलता है 15 वर्षों का एकाधिकार। एकाधिकार का मतलब कि भारत में 15 वर्षों तक सिर्फ आप ही व्यापार करेंगे। आप ही व्यापार करेंगे कहने का मतलब क्या है कि ब्रिटेन से और कोई दूसरी कंपनी व्यापार करने इंडिया नहीं जाएगी। इंडिया या फिर जो भी पूर्वी देश है वहां पर व्यापार करने नहीं जाएगी। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है। देखिए ये 2-3 चीज याद रखिएगा कि जब यहाँ पर ये चीजें चल रही है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या है। देखिए अंग्रेजों के समय में भारत में अकबर का शासन है जो केंद्रीय सत्ता है और व्यापारिक सत्ता पुर्तगालियों के हाथ में, और ब्रिटिश में महारानी एलिजाबेथ प्रथम। देखिए भारत में अंग्रेजों का आगमन डचों के बाद हुआ। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले ही हो चुकी थी। देखिए आप देखेंगे पीछे जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो 1602 से 1603 के आसपास बनी थी, जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हो रही है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599-1600 में हो रही है। तो यहाँ पे ये जो कंपनी है, कंपनी का गठन पहले किया गया था लेकिन ये आए बाद में थे। फिर आगे है लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार करने की योजना तैयार की गई। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 में एक कंपनी का गठन किया। तो देखिए यहाँ पे ये चर्चा किया गया, जबकि आपने देखा था डच कंपनी का गठन किया गया था वेरिगेंदे दे इंग्लिश से, आपने जो वेरिगेंदे ओस्ते इंग्लिश से आपने पीछे देखा था, उसका जो गठन किया गया तो 1602 में किया गया था। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज क्लियर हो गया कि लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता होती है और व्यापार करने के लिए 1599 में कंपनी बनती है और कंपनी का नाम होता है गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी। चलिए अब बढ़ते आगे। देखिए यहां पर फिर आगे क्या दिया, देखिए इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में एक आज्ञा पत्र देकर इन्हें 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। मतलब एकाधिकार का मतलब है कि ब्रिटेन की तरफ से और कोई कंपनी पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने नहीं जाएगी, मतलब सिर्फ एक ही कंपनी रहेगी जिसमें ये व्यापार करेगी। देखिए फिर आगे क्या है, देखिए कंपनी के प्रबंध के लिए एक समिति की व्यवस्था की गई। मतलब कंपनी की प्रबंधन कैसे चलेगी, एक समिति बनाएगी। इसमें एक निदेशक, एक उपनिदेशक और 24 सदस्य होते थे। जो ये प्रबंधन समिति बनी, इसमें देखिए एक निदेशक है, एक उपनिदेशक है और साथ में 24 सदस्य होते थे। यही समिति बाद में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या फिर निदेशक मंडल के नाम से जानेगी। तो मतलब ये जो 26 सदस्य, देखिए 26 सदस्य मतलब एक निदेशक, एक उपनिदेशक और 24 सदस्य, कुल मिला के 26 सदस्य हो गए। बाद में इसी को क्या किया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या फिर निदेशक मंडल के नाम से जाना गया। ठीक, चलिए अब यहाँ पे है 1609 का चार्टर। 1609 के चार्टर को पढ़ने से पहले या फिर इसको समझाने से पहले कुछ चीज समझिएगा कि जो ब्रिटेन के व्यवसाय का तरीका था,
ब्रिटेन के व्यवसाय में ऐसा क्या था जिससे ये काफी ज्यादा सफल रहे? तो देखिए समझिएगा, जो डच और पुर्तगाली इनसे पहले आई हुई कंपनियां थी, तो डचों और पुर्तगालियों के व्यापार का जो तरीका था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने युद्ध किया, है ना। जो डच और पुर्तगाली आए थे उन्होंने युद्ध किया। आपने देखा होगा पीछे कि जो पुर्तगाली थे उन्होंने अरब सागर में युद्ध किया, है ना, अरबियों से युद्ध किया, गुजरातियों से युद्ध किया। जो पहले के व्यापारी थे मिस्र की सेना से युद्ध किया। आपने चोल की लड़ाई, है ना, इसके अतिरिक्त चोल के बाद आपने दीव की लड़ाई, ये सब देखा होगा। तो पुर्तगालियों ने पहले युद्ध किया, है ना। जबकि डच भी जब आए थे तो डचों ने पुर्तगालियों से युद्ध किया, इंडोनेशिया में उन्होंने पुर्तगालियों से युद्ध किया। तो वो दोनों कंपनियां जो आई थी उन्होंने युद्ध किया था। जबकि ब्रिटिश कंपनी जो आई थी इन्होंने युद्ध के बजाय संधि प्रारंभ किया। मतलब ब्रिटिशर से शुरू में युद्ध नहीं किया, बाद में इन्होंने युद्ध किया, अलग बात है, लेकिन प्रारंभ में इन्होंने संधि करना शुरू किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 1609 का चार्टर। तो 1609 का चार्टर क्या है इसके बारे में समझते हैं, एक एक पॉइंट को थोड़ा थोड़ा करके। देखिए 1609 के चार्टर में क्या है, यहाँ पे देखिएगा, इसको पढ़ने से पहले अब कुछ पॉइंट आप समझिएगा। 1603 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती, जो महारानी एलिजाबेथ थी उनकी मृत्यु हो जाती 1603 में, है ना। और उसके बाद जेम्स प्रथम क्या होता है, उनका उत्तराधिकारी बनता है और इंग्लैंड का साम्राज्य बनता, मतलब राजा बन जाता है। तो देखिए महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई 1603 में। अब 1609 ईस्वी में कंपनी ने जेम्स प्रथम से नवीन व्यापारिक चार्टर प्राप्त कर लिया। इस चार्टर द्वारा कंपनी के विशेषाधिकार को शाश्वत बना दिया गया, है ना। फिर आगे सम्राट ने यहाँ पर कुछ डेटा दिया। देखो यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, ये आप जो एलिजाबेथ के बारे में पढ़ रहे हो तो कई बार समकालीन, मतलब एक युग के कौन कौन थे ऐसे क्वेश्चंस बनते। तो महारानी एलिजाबेथ की समकालीन अकबर थे। देखिए इनकी मृत्यु 1603 में हो रही, अकबर की मृत्यु होती है 1605 में। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है और अकबर की मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी बनता है जहांगीर, है ना। ये चीज आपको क्यों समझा रहे, क्योंकि अभी आपने एक पॉइंट देखा होगा कि जो कैप्टन हॉकिंस था, है ना, वो जहांगीर के दरबार में आया था। अगर चीजों को आप जोड़ के चलेंगे तो चीजें आपको बहुत आसानी से समझ में आएगी, दिक्कत नहीं होने वाला है। एलिजाबेथ की मृत्यु कब होती, 1603 में, है ना। जब एलिजाबेथ का शासन इंग्लैंड में था तो भारत में किसका शासन था, अकबर का शासन था। तो एलिजाबेथ और अकबर समकालीन है। कई बार वनडे एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि एलिजाबेथ किसकी समकालीन है या फिर अकबर के समकालीन निम्नलिखित में से कौन है। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए यहां से इनकी मृत्यु होती, जेम्स प्रथम शासक बनते हैं और भारत में अकबर की मृत्यु होती 1605 में और जहांगीर शासक बनते हैं। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या है, देखिए जहांगीर से मतलब इनको विशेषाधिकार प्राप्त होता है। सम्राट ने सन 1615 और 1624 ईस्वी के पश्चातवर्ती चार्टरों द्वारा प्रदत्त दंडाधिकारों से कंपनी की स्थिति में और अधिक सुधार हुआ। मतलब जो इन्होंने कुछ चार्टर दिए इससे कंपनी की स्थिति में सुधार होता है ना। ये 1615 की बात है, आप अभी याद रखिएगा, आगे डिस्कस किया जाएगा। 1615 में टॉमस रो जहांगीर से मिला था, है ना। 1608-9 में हॉकिंस आया था, है ना, इसको भी याद रखिएगा। चलिए अब आगे और बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ डेटा दिया गया, आप पढ़ लीजिएगा। देखिए क्या दिया, 1601 ईस्वी से 1612 ईस्वी तक कंपनी के मुनाफे की दर 20% प्रति वर्ष रही। 1612 ईस्वी में कंपनी ने 2 लाख पाउंड की पूंजी पर 1 लाख पाउंड का मुनाफा। और देखिए ये बताया जा रहा है कि व्यापार में मुनाफा किस हिसाब से होता था। और पूरी 17वीं शताब्दी के दौरान मुनाफे की दर ऊंची रही। 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में क्रांति हुई जिसमें जेम्स द्वितीय का तख्ता पलट कर दिया गया, मतलब तख्ता पलट हो गया और विलियम तृतीय और उनकी बीबी मेरी को संयुक्त शासक बनाया गया। इस क्रांति के फलस्वरूप इंग्लैंड में संसद की सर्वोच्चता स्थापित हुई। मतलब देखिए इससे पहले जो चल रहा था वो क्या था कि सम्राट का शासन चल रहा था, लेकिन यहाँ पे संसद की सर्वोच्चता स्थापित हो गई 1688 में। आगे देखते हैं क्या दिया। देखिए 1694 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रस्ताव के अंतर्गत 1698 में 2 अन्य नई कंपनियां कायम की गई। इनमें से एक जनरल सोसाइटी तथा दूसरी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इनटू ईस्ट के नाम से जानेगी। देखिए जो जनरल सोसाइटी है और इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इनटू ईस्ट है, बाद में इनको जो पहली कंपनी बनी थी उनके साथ मिक्स करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया भी है। देखिए इन दोनों कंपनियों ने 1702 ईस्वी में पुरानी कंपनी से विलय का प्रस्ताव किया। अंततः 1708 ईस्वी में इन दोनों नई कंपनियों को भी मूल कंपनी में विलय कर दिया गया। जब विलय किया गया तब से इसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाने लगा। देखिए फिर आगे इस प्रकार 1688 में बनी न्यू कंपनी और 1698 में बनी जनरल सोसाइटी तथा 1698 में ही बनी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट नामक कंपनियां 1708 में ईस्वी में मूल कंपनी से संयुक्त हो गई और द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज के नाम से जाना जाने लगा। फिर देखिए यहाँ पर आगे बताया गया। देखिए
यह नाम 1833 तक कायम रहा। 1833 के चार्टर के द्वारा इसे ईस्ट इंडिया कंपनी नाम दिया गया। तो देखिए यही चीज यहाँ पे बताया गया कि इन सबको मिक्स करके लास्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम दिया गया। अब हम लोग बात करते हैं कि जो कंपनी की व्यापारिक सफलताएं हैं किस प्रकार से। तो देखिए कंपनी, जो अंग्रेजी कंपनी की प्रारंभिक समुद्री यात्राएं सुमात्रा, जावा, मलक्का के लिए हुई थी। मतलब शुरू में जो अंग्रेज थे वो कहाँ पर गए थे? सुमात्रा पर गए थे, जावा पर गए थे और मलक्का पर गए थे, है ना। जिनका उद्देश्य था मसाले के व्यापार का एक हिस्सा प्राप्त करना। मतलब प्रारंभ में ये सिर्फ मसाले के व्यापार के लिए आते हैं। देखिए 1601 ईस्वी में कंपनी के जहाज इंडोनेशिया के मसाला द्वीप पर पहुंचे, है ना। फिर आगे भारत में व्यापारिक कोठियां कायम करने का पहला प्रयास 1608 ईस्वी में किया गया। देखिए जो पहला प्रयास किया जा रहा है ना, ये वही प्रयास है जब हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आता। अच्छा एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा, जो हॉकिंस है ना, अब हॉकिंस को ही क्यों भेजा गया, है ना भाई, और भी तो लोग होंगे, तो इसको ही क्यों भेजा गया? तो हॉकिंस को भेजने का कुछ कारण था, क्योंकि ये एक द्विभाषीय था। द्विभाषीय मतलब इसको कई भाषाएं आती थी, है ना। ये तुर्की, फारसी, अंग्रेजी सब जानता था। दूसरा ये मृदु स्वभाव का था, है ना, मृदु स्वभाव का था, मतलब स्वभाव अच्छा था, तो इस वजह से इसको भेजा गया। ठीक, अब एक चीज और याद रखिएगा, जब ये हॉकिंस, देखिए यहाँ पे अभी आपने पीछे देखा कि 1603 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती। मृत्यु के बाद पता है क्या होता है? जो जब हम शासक बनता है तो ये भारत के लिए जब भेजता है ना, तो इनको अकबर के नाम का पत्र देता है, क्योंकि ऐसा उस समय तो था नहीं कि मतलब फोन वाला व्यवस्था था कि 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई तो तुरंत पता चल जाएगा कि अकबर मर चुके हैं, है ना, ऐसा नहीं था। तो फिर ये जहांगीर जब आज ये हॉकिंस जब आता है ना, तो ये अकबर के नाम का लेटर लेकर आता है, लेकिन जब दरबार में पहुंचता है तो इसको पता चलता है कि अकबर की मृत्यु हो चुकी है और जहांगीर शासक बन चुके हैं, है ना। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पेपर में बना है कि जो हॉकिंस था वो किसके नाम का पत्र लेकर आया था? तो अकबर के नाम का पत्र लेकर आया था। इसे भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक, चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पे मतलब जब आया था तो 3 साल तक भारत में रहा था। ये सब चीजें बात की बात है, आगे हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे दिया है कि व्यापारिक कोठी का प्रयास किया गया। देखिए कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक पहला अंग्रेजी जहाज, अच्छा यहाँ पे ये कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से आया था, इसको भी याद रखिएगा, जो सूरत के बंदरगाह पर आकर रुका था। हॉकिंस पहला अंग्रेज था जिसने समुद्र के रास्ते भारत की भूमि पर कदम रखा। हॉकिंस जो तुर्की भाषा बोल सकता था, अकबर के नाम जेम्स प्रथम का पत्र लेकर मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचा। देखिए इसी की चर्चा भी जस्ट पहले किया गया था कि जब आया था तो किसके नाम का पत्र लेकर आया था? अकबर के नाम का। फिर आगे और बढ़ते हैं। देखिए सन 1611 ईस्वी में कैप्टन मिडल्टन ने स्वाली में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को परास्त किया। मतलब देखिए यहाँ पे 1611 ईस्वी में क्या होता है? मिडल्टन ने पुर्तगालियों से युद्ध किया और उन्हें परास्त कर दिया। पुर्तगालियों को पराजित करने के कारण जहांगीर अंग्रेजों से प्रभावित हुआ और 1613 ईस्वी में उसने अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी। देखिए अब जब पुर्तगाली भी आए थे 1498 में, है ना, लगभग 100 वर्षों से अधिक का व्यापार इनका चल रहा था, इनका एकाधिकार हो गया था। तो जो भी बादशाह थे उनको किसी न किसी रूप में उनसे समस्या रही होगी, है ना, लेकिन वो अपनी समस्या को व्यक्त नहीं कर पा रहे होंगे। जब अंग्रेजों ने परास्त कर दिया तो उनको एक उम्मीद की किरण दिखी, तो प्रभावित हुए और 1613 में क्या होता है? वो अनुमति देते हैं कि सूरत में फैक्ट्री लगाया जाए। ठीक, फिर आगे क्या देखिए, इससे पहले 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों ने एक व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। यह गोलकुंडा राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। अंग्रेजों ने 1626 ईस्वी में अरमा गांव में दूसरी कोठी खोली। तो ये सब याद रख लीजिएगा। देखिए इसके बाद आगे देखेंगे। देखिए 1632 ईस्वी में क्या होता है कि गोलकुंडा में जो गोलकुंडा के शासक होते हैं वो क्या करते हैं? अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान देते हैं। फरमान क्या देते हैं कि 500 पैगोडा, पैगोडा की बात करेंगे तो आपने देखा था कि जो डचों द्वारा बनाए गए सोने के सिक्के थे, है ना, 500 पैगोडा सालाना देने पर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों का स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की आज्ञा मिल गई। मतलब 500 पैगोडा दीजिए और आप गोलकुंडा के जितने बंदरगाह हैं सबका प्रयोग कीजिए, है ना। सन 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर प्राप्त किया और वहां किलाबंदी करके कोठी बनाई। तो ये याद रखिएगा, फ्रांसिस डे मद्रास की स्थापना करता है। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी बना है पेपर में कि मद्रास की स्थापना किसने किया था? फ्रांसिस डे ने, है ना। पट्टे पर प्राप्त करता है, किलाबंदी करता है और वहां पे सेंट जॉर्ज नाम का किला बनाता है। आगे बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया कि 1615 ईस्वी में क्या होता है? सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया और अंग्रेजी व्यापार के लिए कुछ सुविधाएं प्राप्त की। तो टॉमस रो जहांगीर से मिला था, इसको भी याद रखिएगा। 1623 ईस्वी तक अंग्रेजों ने सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद, आगरा और मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित कर ली थी। देखिए धीरे धीरे इनके भी कदम बढ़ रहे हैं ना। 1630 ईस्वी में मैड्रिड की संधि हुई, जिसके अनुसार पूर्वी व्यापारों में अंग्रेजों एवं पुर्तगालियों के बीच एक संघर्ष को अंत करने का निश्चय किया गया। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया कि 1634 ईस्वी में सूरत कोठी के अंग्रेज अध्यक्ष और गोवा के पुर्तगालियों वायसराय ने मिलकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसके द्वारा
भारतीय व्यापार में अंग्रेजों एवं पुर्तगालियों के व्यापारिक सहयोग को सुरक्षा प्राप्त हुई। 1642 ईस्वी में पुर्तगाल के शासक जॉन चतुर्थ ने तथा इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम ने सूरत गोवा समझौते की पुष्टि करते हुए दोनों देशों को भी स्वतंत्र व्यापार स्थापना करने के लिए एक संधि स्थापित किया। ये सब पॉइंट आपको रटना है और कुछ नहीं। देखिए अब यहाँ पे देखिए एक पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, ये क्या होता है कि 1661 में, है ना, इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह किससे होता है? पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ होता है। और जब ये शादी होती है ना, तो 1861 में क्या होता है कि जो अंग्रेज होते हैं उनको बंबई पट्टे पर मिल जाता है। मतलब बंबई उस समय पुर्तगालियों के पास होता है ना। अब वो क्या करते हैं कि बंबई को पूरा पट्टे में देते हैं, कि मतलब सॉरी पट्टा में बोल रहा हूँ यार, दहेज में। शादी होगा तो दहेज मिलेगा ना, पट्टा में काहे बोल रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब इनकी शादी होती है तो यहाँ पे ये जो बंबई होता है 1861 में, ये पूरा इनको मिल जाता है, दहेज के रूप में बंबई मिल जाता है। आगे देखिए 1868 में चार्ल्स द्वितीय ने बंबई का द्वीप 10 पाउंड वार्षिक किराया देकर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। अब देखिए जो मतलब राजा को बंबई मिल चुका था, अब राजा क्या करता है, जो 10 पाउंड का किराया लेता है और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसको दे दिया कि आप इसका इस्तेमाल कीजिए। 1687 ईस्वी में सूरत की जगह बंबई अंग्रेजों का मुख्य व्यापारिक केंद्र बन गया। मतलब इससे क्या होता है, इससे पहले कि सूरत इनका प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, लेकिन इसके बाद क्या होता है कि बंबई को ये बना लेते हैं। फिर आगे देखेंगे, देखिए अंग्रेजों ने 1630 ईस्वी के बाद उत्तर पूर्व में अपने प्रभाव में वृद्धि की। 1633 ईस्वी में उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर स्थित हरिहरपुर में तथा बालासोर में व्यापारिक कोठियां स्थापित की। 1651 ईस्वी में एक कोठी हुगली के ब्रिजमैन के अधीन खोली गई, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद पटना, ढाका और कासिम बाजार में कोठियां खोली गई। 1658 ईस्वी में क्या होता है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कोरोमंडल समुद्र तट के सभी बस्तियां जो फोर्ट सेंट जॉर्ज के अधीन कर दी गई। और 1669 ईस्वी में सर जॉर्ज ऑक्सनडेन के उत्तराधिकारी के रूप में जेराल्ड एंगियार सूरत का प्रेसिडेंट और बंबई का गवर्नर बन गया, है ना। तो बस इतनी सी चीजें आज की क्लास में, इसको याद रखिएगा। इसके बाद अब हम लोग और चीजों को आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।